बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी आज एक बार फिर हाजिर है और इस बार कुछ खबरें माहौल से और रूटीन से हटकर मैं चाहूँगा कि आज आपके सामने बात हो, क्योंकि बहुत हो गया सियासत पर और दीगर चीज़ों पर बातचीत। लेकिन इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले नाज़रीन कराम, सबसे पहले वाक़या बन्नू, जो केपीके में बन्नू के इलाके में एक अमन मार्च, बज़ाहिर ये एक अमन मार्च था और ये अमन मार्च एक बहुत बड़े मजमे की शक्ल इख्तियार कर गया। और शायद ऑर्गेनाइज़र्स को, मेरा ख़्याल है जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया बदकिस्मती से इस पर कोई बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रहा, जिसके बाइस मुश्किलात ज़रूर हैं। क्योंकि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में का जो सबसे बड़ा फ़र्क है उनके नेटवर्क का है। मेन स्ट्रीम मीडिया का नेटवर्क कमोबेश दुनिया के हर कोने में, पाकिस्तान के तो कमोबेश देखा जाए तो कोने कोने में इनके रिपोर्टर्स, उनके तज्ज़ियाकार मौजूद होते हैं, जिसके बाद बड़ी आसानी हो जाती है किसी भी चीज़ को रियलाइज़ करने में। वो फिर हकीकत के तौर पर बयान किया जाए या ना किया जाए, ये फिर मीडिया पॉलिसी होती है। लेकिन बहरहाल इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बन्नू वाक़े पर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है और बड़े अंदोहनाक मनाज़िर भी देखने को मिले। लेकिन पहले मैं आगाज़ करूँगा कि ये अमन मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी उन ऑर्गेनाइज़र्स को, जिनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग अमन चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इतने ही लोग अमन चाहते हैं और सिर्फ बन्नू ही नहीं, आस-पास सराउंडिंग्स के जितने भी कस्बात और शहर थे, वहाँ से तमाम लोग उमड़ आए और ग़ालिबन यही वो मौका था जब उन सबको चैनलाइज़ करना था, उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। लेकिन ऑर्गेनाइज़र्स ऐसा महसूस हो रहा है मीडिया की और सोशल मीडिया की ख़बरों से कि शायद इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल वजह ये थी इस अमन मार्च की, नाज़रीन कराम, कि गुज़िश्ता दिनों मैंने आपने देखा कि दहशतगर्दी ने अपना सर उठाया एक बार फिर केपीके की तरफ। ये केपीके के लोगों का कहना है कि ये हमेशा मिली भगत होती है और कोई ना कोई ऐसा ऐसा ट्रिगर बटन दबा दिया जाता है जिसके बाद से दहशतगर्दी का आगाज़ होता है और फिर जवाज़ ढूंढा जाता है कि इन इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशंस किया जाए। और उस फ़ौजी ऑपरेशन में बहुत सारे निहत्ते और बेकसूर और बेगुनाह लोग भी जो है वो लुक़मा अजल बन जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये है वो असल मुद्दा कि पहले एक पुलिस चौकी पर हमला होता है, इसके बाद उसकी रिटेलिएशन में दहशतगर्द समझकर जिन लोगों को हलाक किया जाता है, उसके बारे में फिर ये ख़बरें आती हैं। और ये ख़बरें बड़ी मुसद्दिक़ा और उन इलाके के रहने वालों की हैं कि जिन लोगों को दहशतगर्द करके मारा गया, उनमें से कुछ लोग बेकसूर और बेगुनाह शहरी हुआ करते थे। यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ और बहुत सारे लोगों ने, केपीके तो पूरा ही इस बात के ख़िलाफ़ है, लेकिन बन्नू से जो है वो ये आगाज़ हुआ कि हम एक अमन मार्च करते हैं। और अमन मार्च में ना सिर्फ ये कि हमारे कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को थोड़ा सा दवाम बख्शें, उनको ताकत बख्शी जाए, अवामी सपोर्ट हासिल हो। दूसरा, इस ऑपरेशन के बजाय कुछ और तरीक़ाकार किया जाए। और बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल को टैकअप करके हम दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकते हैं। ये था वो असल मसला। और खुशी की बात, जो पहली मर्तबा बहुत कम यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये देखने को मिला कि कोई सियासी परचम नहीं था, किसी सियासी परचम के साए तले ये अमन मार्च नहीं था। सफ़ेद अमन के झंडे लाने के लिए कहा गया और इस पर तमाम लोगों ने अमल किया। ये बड़ी बात है। मैंने और आपने कई मर्तबा देखा ऐसा, हमारे अपने शहर कराची में भी और दीगर कई मौक़ों में भी, कि कहा यह जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान के झंडे लाने हैं या अमन के झंडे लाने हैं, लेकिन लोग किसी न किसी सूरत में सियासी झंडे भी साथ ले आते हैं और जिससे कि माहौल थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि वो लोग जो नहीं लाए, अपनी सियासी वाबस्तगी शो नहीं करना चाहते थे, उनको थोड़ी सी दिल गिरफ्तगी होती है कि क्यों ये ले आए। ऐसा होता है और डिविएशन हो जाती है, वहाँ फिर वो मकसद फौत हो जाता है उस पर्टिकुलर इवेंट का। लेकिन इस बार देखने को मिला, मैं बड़ा हैरान हुआ कि कोई सियासी झंडा नज़र, हालांकि तमाम सियासी जमातें एएनपी से लेके पीटीआई तक, JUIF से लेके जमात इस्लामी तक और फिर दीगर तमाम सोशल एलिमेंट्स शामिल रहे हैं उसमें, NGOs शामिल रही हैं उसमें, ताजिर जो है एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया और मसाजिद के उलमा ने, मसाजिद के इमाम मस्जिद ने उनमें बड़ा अहम रोल प्ले किया। क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि मसाजिद से बाकायदा ऐलान किया गया इस अमन मार्च का। तो मसाजिद का एक और सही इस्तेमाल, मसाजिद के मिंबरों, स्पीकर्स का एक और सही इस्तेमाल हमने देखा इस अमन मार्च में कि मसाजिद से एक सही काम के लिए, अमन की जो बात सुनाने के लिए
کے لیے मस्जिद के मिंबर और महराब को इस्तेमाल किया गया, और ये बड़ा अहम तरीन रोल होता है। और नाज़रीन कराम, जब मसाजिद किसी भी मकसद के लिए, किसी भी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल होना शुरू हों, तो यकीनी तौर पर ये थोड़ी सी जो है वो हमारी अपने अंदर एक दीनी हिम्मत पैदा होती है, और दीन का तकाज़ा है अमन। इस्लाम जो है सलामती और अमन का मज़हब है, और जब मसाजिद से इस अमन मार्च का ऐलान हुआ तो सब ने ये समझ लिया था। और KPK वैसे भी मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत में कि बाकी तमाम सूबों के मुकाबले में थोड़ा सा रिलीजियसली मसाजिद और अपने उलमा की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है बनिस्बत दीगर तमाम सूबों को। अगर मैं देखने जाऊँ तो वो ज़्यादा सा रिलीजियस सूबा भी समझा जा सकता है, कुछ उनकी अपनी रिवायात भी हैं। बहरहाल यहाँ से शुरू होता है एक अमन मार्च का सिलसिला, और देखते ही देखते आप देखें जिस स्टेडियम में उन्हें जमा होना था वो स्टेडियम कदरे पहले भर चुका था, और तमाम आसपास की शाहराएँ जो हैं वो भी खचाखच भरी हुई थी आवाम से और सफ़ेद झंडों से। और इसके बाद वहाँ पर कई सियासी तंजीमों और सियासी जमातों के लीडरान ने वहाँ तकारीर भी की और अपने अपने मुद्दा बयान किया। सबों ने सियासत से हटकर अमन की तरफ बात की, और ये नुक्ता यकीनी तौर पर तमाम ही लोगों के लिए काबिल कबूल रहा। और शायद मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरीके से करारदाद पास की गई इस तरह एक अंदाज से कि KPK में अमन और इन जो मज़ाबाती इलाके, हमारे बॉर्डर के जो इलाके हैं, यहाँ पर अमन के लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के अवाम को एतमाद में लिया जाए, सियासी स्टेबिलिटी ली जाए, मईशत पर थोड़ा सा काम किया जाए, तो ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। सारा हल तमाम ही लोगों का, तमाम ही मसाइल का हल जो है वो फ़ौजी ऑपरेशन में या किसी भी किस्म के हमारे हिफाजती इदारों के जो है वो ऑपरेशन में नहीं होता। तो ये मकसद था और ये पैगाम दिया गया। लेकिन हुआ क्या? एक्चुअली जब यहाँ से डिसबर्स होना लोग शुरू हुए तो चंद शरपसंद, ये कहा जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट्स में कि चंद शरपसंद जो हैं वो कुछ कैंट एरियाज़ जो हैं उस तरफ निकले। न जाने क्या हुआ, इसकी कुछ फुटेजेस कोई बहुत अंदाज से मेरे सामने नहीं गुजरी, हो सकता है कि आपने देखी हो। ऐसा क्या हुआ कि रिटेलिएशन हुई, नारेबाजी हुई, शायद कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हुलड़बाजी और पथराव का कोशिश की गई, और फिर फायरिंग हुई। ये वो लम्हा था जहाँ पर अगर ये कहा यह जा रहा है, ये मुसद्दिका इतलात नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी रिटेलिएशन में अपनी हिफाजत के लिए कुछ ऐसा इक़दाम करना पड़ा। अगर ये ऐसा ही है तो शायद उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था, क्योंकि अभी रिसेंटली हम गुज़िश्ता साल के 9 मई के वाक़यात को ही नहीं भूले। अभी तक उसी की तहकीकात नहीं हो पाई हैं, अभी तक ये नहीं हुआ कि उसका ज़िम्मेदार कौन है। यानी कि अब तक सियासी बयानात अपनी जगह, कानून नाफिज करने वाले इदारों के बयानात अपनी जगह, लेकिन अब तक कोर्ट इस बात का फ़ैसला नहीं कर पाई है कि कौन सज़ावार है, कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह है। तो इस सूरत में एक और मजमे को इस तरह से डिसबर्स करना या उनके जज्बात को इस अंदाज से रोकने की कोशिश करना, मेरा ख्याल है दानिशमंदी का मुज़ाहरा नहीं था। अगर ऐसा हुआ है तो की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन दुश्मन और जो हमारे जो एजेंट्स हैं वो तो इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और उन्होंने शायद, हो सकता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का शाखसाना ना हो, ये हो सकता है कि अवाम भी ना हो, ये वही लोग हों दोनों जानिब जिन्होंने अमन को सबूताज करना है और मौका फराहम करना है किसी न किसी अंदाज में डिस्टेबलाइज करने का उस सूबे को जो कि सबसे ज़्यादा सेटल सूबा कहा जा सकता है अब तक, सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी। KPK में और आप समझते हैं पंजाब की हालत को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तबाह कुन हालात में हैं, मैं और आप समझते हैं बहुत अच्छे से, और कारोबारी हालात को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आइडियल नहीं है, लेकिन नो डाउट कि आवाम को अपनी ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो ये भी सिलसिला किसी न किसी अंदाज में चल ही रहा है। लेकिन KPK अगर देखा जाए तो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान की तो खैर बात ही क्या करें कि बलूचिस्तान को तो हमने शायद पाकिस्तान का सूबा ही मान लें तो बड़ी बात है, क्योंकि जिस अंदाज से बलूचिस्तान को हम डील कर रहे हैं, खुदा न खास्ता हम किसी बड़े साने की तरफ ना चले जाएं, और कोशिश है तमाम सियासी जमातों की, JUI, फजलुर रहमान और PTI और दीगर तमाम वहाँ की जो लोकल
عوام میں اپنی نمائندگی زیادہ رکھنے والی جماعتیں جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ سے مین اسٹریم میں لایا جائے، جس کا حالیہ مظاہرہ ہم نے دیکھا بھی کہ بلوچستان سے بہت سارے لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے، وہاں بھی مستقل جو ہے وہ مظاہرے جاری ہیں۔ شاید اب بھی پاکستان سے محبت کی رمق ان کے دلوں میں موجود ہے، لیکن یہ سب ممکن تبھی ہوگا جب ریاست یہ ٹھان لے کہ ہمیں بلوچستان کو اپنے صوبے کی طرف، بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رکھنا ہے، ان کو مضبوط رکھنا ہے پاکستان کے ساتھ، ان کے دلوں میں جو پاکستان کی محبت ہے اس کو اجاگر رکھنا ہے۔ تو بلوچستان پر میرا موضوع بھی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں اس پر تفصیلی گفتگو ہو بلوچستان کے معاملات پر، کہ آیا یہاں پر امن کیوں اب تک نہ ہو پایا، کیوں دہشت گردی کے ہاتھوں میں رہا، اور کب ہماری جان چھوٹے گی اس دہشت کے افریب سے جو بلوچستان پر چھایا ہوا ہے۔ صرف ہلکا سا نقطہ آپ کو دے دوں گا کہ بلوچستان میں جس انداز سے دشمن اور دشمن کے ایجنٹس نے اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہیں، شاید بڑا مشکل ہے اسے اس انداز سے باہر نکالنا، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بلوچستان کے معاملے کو خصوصی طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش بھی کریں۔ تو بات میں کے پی کے کی کر رہا تھا، اور کے پی کے میں نے اور آپ نے ہمیشہ سے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ کے پی کے نے باقی تمام صوبے کے مقابلے میں کچھ الگ سے کھیل پیش کیا ہے۔ آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر دیکھیں تو سندھ پہ ایک عرصے سے چھائی ہوئی ہے، ہر پیدر پہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنی کامیابیاں سمیٹی ہیں، کسی بھی انداز سے ہو لیکن بہرحال سمیٹی ہیں۔ اس کے بعد اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی ایک حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نواز کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 35 سالوں سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جو کسی نہ کسی انداز میں شامل رہی ہے۔ بلوچستان سے ہمیشہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہی آگے آتے ہیں، لیکن کے پی کے وہ واحد صوبہ ہے جسے بہت سارے سیاسی مبصرین جو ہیں وہ سیاسی بصیرت والا صوبہ کہتے ہیں، سیاسی بصیرت والا صوبہ۔ آپ یہ انداز کیجئے کہ بہت سارے لطیفے، بہت سارے جوکس جو ہیں ہم پختون اور پٹھان پر بناتے ہیں، لیکن اگر سیاسی بصیرت کی بات کریں تو سب سے زیادہ جتنے بھی مبصرین ہیں وہ سیاسی بصیرت جو ہے وہ کے پی کے میں پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ میں، کے پی کے کی حکومتوں میں کے پی کے کے چیف منسٹر کو ہمیشہ سے تبدیل کر دیا گیا جب بھی اس نے پرفارم نہیں کیا۔ ہر 5 سال کے بعد وہاں نئی حکومت آتی رہی ہے، اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں پر دھاندلی کے چانسز بھی بہت کم رہے، یعنی سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کے پی کے نے بڑی بہترین انداز میں کی ہے۔ تو یہ بات تو مانی ہوگی آپ کو اور ہمیں کہ کے پی کے اب تک، صرف میں آج یا پچھلے چند سالوں کی بات نہیں کر رہا، آغاز ہی سے یعنی کہ پچھلے اگر میں 15-20 سال کے الیکشنز کی بھی بات کروں تو بھی کے پی کے ہمیشہ سے سپرسیڈ کر رہا ہے دیگر تمام صوبوں میں۔ تو اس سے ایک سیاسی بصیرت اور معاشی طور پہ بھی تھوڑا سا بہتر میں ضرور کہوں گا، نو ڈاؤٹ کہ جن پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے ہمارا کے پی کے صوبہ، اس پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی عملداری کو بھرپور انداز میں رکھ سکے، کیونکہ بارڈر بھی لگتا ہے، اور بارڈر بھی دنیا کے خطرناک ترین ممالک کا، جسے میں کہوں کہ ایک زمانے میں افغانستان دنیا کے کو جو ہے وہ لوہے کا چنا ثابت ہوا دنیا کے لیے، وہ اس کی بارڈر جو ہے وہ کے پی کے ساتھ لگتی ہو تو آپ دیکھیں کہ کتنا سینسیٹیو صوبہ ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی افغانستان اور پاکستان کی دوستی تھوڑی سی بہتر بھی ہوئی، تھوڑے سے معاملات بہتر بھی ہوئے، اور شاید پہلی مرتبہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اور حالیہ تاریخ کی اگر میں بات کروں تو اس میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی شاید وہ واحد جماعت تھی جس نے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی، اور یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کے پی کے میں دھاندلی کرنا، الیکشن کی دھاندلی کرنا جو سندھ میں اور پنجاب میں جتنی آسان ہے اتنی آسان وہاں نہیں ہو سکتی۔ پاکستان پورا یہ دھاندلیوں سے ہٹا ہوا ہے، اور آج ہم وہ کیس بھی وہی بھگت رہے ہیں کہ نشستیں اور مینڈیٹ کی چوری کا، لیکن کے پی کے میں یہ چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ آج بھی ان حالات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کیسز اگر الیکشن ٹریبونلز کے پاس ہیں تو وہ پنجاب اور سندھ کے ہیں، کے پی کے کیسز اس بار بھی بہت کم ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیاسی بصیرت اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے والے صوبوں میں شامل ہے کے پی کے۔ تو ناظرین کرام، اس ماحول میں ایک امن مارچ، ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا، لیکن بدقسمتی سے دشمنوں کے ناپاک عزائم ایک بار پھر کامیاب ہوئے
माफ़ कीजिएगा। और इसके बाद पैदर पे वहाँ पे वाक़यात हुए चीना जब्ती के, और कुछ जानें भी ज़ाया हुई। मिलते हैं कुछ वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं तो कुछ और नए मौजू की तरफ बात करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक KPK को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम बैक नाज़रीन, और वक्फे के बाद हाजिर हूँ। तो अब वाक़या बनने के बाद एक बड़ी बुरी और रूह फरसा ख़बर थी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे उन तमाम मरहूमीन की जो इस वाक़े में शहीद हुए या ज़ख्मी हुए, उनको सेहत अता फ़रमाए और मरहूमीन को अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। अब अगली बात मैं ज़रा बारिश पर कर दूँ। नाज़रीन कराम, गर्मी ने जान ले ली है कराची वालों की ख़ास तौर पे, और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ग़ालिबन इसका ज़िक्र किया था कि 60-60 70-70 साल के वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है शहर कराची में, उनका कहना है कि हमने आज तक इस किस्म की गर्मी नहीं देखी। गो के टेम्परेचर का रिकॉर्ड तो पाकिस्तान का और कराची का शायद हो सकता है कि वो मुमकिन तौर पर टच ना हुआ हो, लेकिन जो फील है वो उसने जो है वो क़यामत ढा दी है कराची वालों पर। और मैं और आप समझ सकते हैं कि जिस अंदाज से कराची में पावर फेलियर है, जो हमारा जो है निज़ाम, बिजली का निज़ाम है, इसमें क्या हालत होती होगी। चंद घंटों के लिए अगर AC एयर कंडीशनर बंद हो जाता है तो उन घरों में क़यामत आ जाती है जहाँ पर एयर कंडीशनर्स लगे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, छोटे छोटे घरों में जहाँ कुदरती हवा का गुज़र इंतहाई नापैद होता हो, छोटे छोटे बच्चे हों, उनको ये गर्मी कहाँ तक ले जाती होगी। मैं समटाइम सोचता हूँ तो बड़ा हैरत ज़दा भी होता हूँ, बड़ा अफसोस भी होता है कि हम अपने आवाम को, हम अपने लोगों को अब तक ये सहूलत, ये बुनियादी सहूलत भी मुहैया नहीं कर पाए। तो ये तो थी पावर और बिजली पर बड़ी बातें होती रही हैं, तमाम ही मीडिया भरा पड़ा है इस बिजली के और के इलेक्ट्रिक के मसाइल को लेकर। लेकिन नाज़रीन करम, आज मैं इनसे हट कर बात करूँगा बारिश और बारिश की रिप्लिकेशंस पर। बारिश बज़ाहिर तो एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आपके दिलों के बाग खिल जाते हैं, घरों पे रोशनी घरों पे जो है वो शहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, घरों पे खिलखिलियाँ होती हैं, लोग अपने रूफटॉप्स पर जाते हैं, लोग सड़कों पर निकल जाते हैं, पार्कों की तरफ निकल जाते हैं, समंदरों की तरफ निकल जाते हैं। दुनिया में बारिश का मज़ा जो है वो इस तरह से लिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से बारिश का मज़ा तो शायद कराची वाले भी किसी न किसी अंदाज में ले ही लेते हों, लेकिन बारिश के बाद के जो मसाइल हैं, सबसे पहले तो बारिश के दौरान ही मैं और आप विटनेस हैं इस बात के, अब नहीं सालों से ये सिलसिला चलता है कि आपका बिजली का शट डाउन या ब्रेक डाउन हो जाता है। शट डाउन एहतियाती तौर पर किया जाता है, जैसे आप समझते हैं कि क्योंकि हमारे PMTs इतने ओपन हैं, हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो ओपन वायरिंग हमारे सरों के ऊपर से जा रही होती है, वो अंडर द ग्राउंड नहीं होती। तो दैट्स वाई जो है उसे किसी न किसी अंदाज में जो है वो ढकना पड़ता है, और ढकने का तरीका ये होता है कि वहाँ से पावर को ऑफ कर दिया जाए, जिस तरह हिफाजती इक़दाम कहते हैं। तो ये तो होता है शट डाउन। एक होता है ब्रेक डाउन हो जाना किसी वजह से, वो वही पानी किसी न किसी अंदाज में हमारी ओपन वायरिंग को जो हमारे शहरों से, हमारे सरों के ऊपर से गुजर रही होती है। तो पहला मसला बारिश का, आपकी बिजली गायब। तो बिजली जब गायब हो जाती है तो शायद इसके बावजूद भी लोग सब्र कर लेते हैं कि अच्छा है कि किसी बड़े साने से, किसी बड़ी वजूह से, किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटी प्रॉब्लम, चंद घंटों की बारिश होती है, उसके बाद हम दोबारा से बिजली की तरफ चले जाएंगे, शायद एक्सेप्टेबल। लेकिन इसके बाद जो सड़कों का हाल होता है, जो हमारे नदी नालों का हाल होता है, अभी कुछ बारिश नहीं हुई, ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये महकमा मौसमियात कह रहा है कि कराची में इस वक्त जो हो रहा है वे सिर्फ ट्रेलर्स हैं। शायद एक बड़ी ही ख़तरनाक और मौसमियाती हवाले से देखा जाए तो तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ मामलात से होता हुआ, एक तो कराची पर न जाने क्या एक खुसूसी करम है कि ऐसे जो ख़तरनाक किस्म के तूफ़ान होते हैं वो गुज़र के बहरा अरब की तरफ निकल जाते हैं, कोई भारत की तरफ मूव कर जाता है। तो ये सब चीज़ें इसी अंदाज से जारी और सारी रहती हैं। लेकिन हैरत की बात जो मैं समझता हूँ कि कराची को किसी न किसी अंदाज में जो है वो, क्योंकि कमाओ पोत है पाकिस्तान का,
60 سے 70% की आमदनी जो है वो पाकिस्तान की वो कराची से होती है, और जब कराची से मैं और आप बिलोंग करते हों तो कराची की हिफाजत भी हम जितनी नहीं कर रहे, शायद अल्लाह ताला ने कराची की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। तो ये हमें हमेशा कहता हूँ, कराची को अल्लाह ताला ने हमेशा मुख्तलिफ़ अफरेब से, मुख्तलिफ़ मामलात से बचा के रखा है। तो ये बारिश, अगर मैं गुज़िश्ता शब की बात करूँ, थोड़ी सी बारिश, चंद मिनटों की बारिश कहा जाएगा, तेज़ मूसलाधार हुई, लेकिन 5 से 10 मिनट की बारिश पे हमारी सड़कों का हाल इस हद तक अबतर हुआ, यानी कि मैं हैरान रह गया। एक और वजह जो मुझे अब समझ आ रही है कि कराची इतना फैल गया है कि कराची में अब बारिश जो है एक इलाके में बहुत तेज़ चंद मिनटों ही क्यों ना हो रही होती है, और दूसरे इलाकों में बारिश का नामो निशान नहीं होता। ऐसा भी हुआ है, जैसे कि कल सदर के एरिया में देखा गया कि कोई बारिश नहीं थी, लेकिन अगर गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड की बात करें तो वहाँ मूसलाधार बारिश, जिसका अंदाज़ा उन लोगों को, जब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैवल किया रात के वक्त में, तो ट्रैफिक का हुजूम रहा। एक तो कुछ एरियाज़ जो हैं कल एक मजालिस के बाइस बंद भी रहे गुलिस्तान जौहर का, जिसके बाइस एक ट्रैफिक का सारा प्रेशर जो है वो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ रहा। ये भी एक वजह थी, लेकिन पानी जो सड़कों पर खड़ा रहा, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई कि इतनी सी बारिश में जो है वो, अगर बारिश का पानी घुटनों खड़ा हो जाए। मिलेनियम मॉल की तरफ भी मैंने इसी किस्म के मनाजिर वीडियोस में देखे, और यूनिवर्सिटी रोड से तो खुद गुजरना हुआ तो हमने देखा। नाज़रीन कराम, ये हमारे इदारे जिन्हें हम CDG के, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहते हैं, इनका जो मेयर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इनका काम क्या होता है? मतलब अगर मैं बाकी दिनों की बात करूं तो एक रूटीन के काम होते हैं, सब कुछ रूटीन के अंदाज में हो रहा होता है, लेकिन कचरा उठाना है, कहाँ से सफाई करनी है, यानी कि तमाम लोग अपने अपने मामलात में जुड़े हुए होते हैं, और हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो रेन इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है, जो सालों आपसे तनख्वाह ले रहा था, आपके हमारे टैक्सेस से पल रहा होता है, ये इदारा रेन इमरजेंसी, बारिश के हंगामी सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूँ, ये इदारा क्या कर रहा होता है? क्या जिस वक्त बारिश हो जाती है उस वक्त आपको जो कुछ लोग सफाई करते हुए नजर आते हैं, क्या यही इनका मकसद होता है कि बारिश हो जाए, रेन इमरजेंसी आ गई, उन्होंने सफाई कर दी, और जो उनकी दस्तरस में अगर ना हो तो उस पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता कि उन्होंने उन हालात में क्या करना है। रेन इमरजेंसी का सही मानों में जो मकसद है वो ये होता है कि बारिश के आने से पहले बारिश के नुकसानात से कम होने की तैयारी। किसी को नहीं पता अल्लाह ताला ने कितनी बारिश बरसानी है, कितनी मिलीमीटर बारिश होगी। महकमा मौसमियात अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की अपनी मशीयत होती है। तो ठीक है, हम किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन बारिश और रेन इमरजेंसी का गहरा ताल्लुक है। इनको पहले से तैयार होना चाहिए इन तमाम मसाइल के लिए। वो तमाम सड़कें जो बारिश की वजह से मज़ीद ख़राब हो सकती हैं, उसको कम अज़ कम बेहतर कर दिया जाए, खुला कर दिया जाए, आमद-ओ-रफ्त के मुतबादिल ज़राए पैदा किए जाएँ, और सबसे बढ़कर नदी नालों की सफाई। आपको याद होगा गुज़िश्ता चंद साल पहले एक नालों की सफाई का पर बड़ा ज़ोर रहा था, और बड़े लोग जो है वो इस पर अपनी बातें भी कस रहे थे। बड़े से बहुत सारे मीम्स भी बने थे इस बारे में, और मैंने और आपने सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे क्लिप्स भी देखे थे कि नालों की सफाई पर इतना ज़ोर क्यों दी जा रहा है। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊं, उन नालों की सफाई के बाइस अगर देखा जाए तो आज भी आज अगर नालों की सफाई, गुज़िश्ता दिनों में एक वीडियो देख रहा था, इंतहाई अबतर हालत है। शायद इसमें हुकूमत से ज़्यादा खुद हम भी ज़िम्मेदार हैं। हमने नालों की और अपने घरों की सफाई का सारा कचरा जो है वो हम डाल देते हैं इन नालों पर, लेकिन हुकूमती इदारों का वो वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी हमारा एक इदारा है। मतलब यू नेम इट, आप अपने मसला बयान करें, उसके बारे में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। आप जिस मसले की बात करें उसके लिए एक डिपार्टमेंट है, उसका काम ही यही है कि इस मसले का हल मसला होने से पहले ही हल हो जाए। लेकिन शायद बदकिस्मती है कि हमें हर चीज़ का इदराक जो है वो बहुत देर से होता है। कराची में इस छोटी सी बारिश जिसका मैंने जिक्र किया, और मैंने कहा कि ये ट्रेलर्स चल रहे हैं, अभी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जिसे हम कहते हैं, मानसून जो है इसका बाकायदा आगाज़ नहीं हो पा रहा। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, हम बड़े परेशान हो जाएंगे, और किस हद तक हमें कराची को संभालना होगा, हुकूमतें और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और रेन इमरजेंसी के वो इदारे। खुदारा आपको अगर मॉडल देखना है तो हमारे पड़ोसी मुल्क
भारत के जो है वो शहर बॉम्बे में होने वाली, जिसे हम मुंबई कहते हैं हालिया दिनों में जिसका नाम तब्दील हुआ, तो उसको देख लिया जाए। 300 मिलीमीटर बारिश होती है एक शब के अंदर, 300 मिलीमीटर, जिसे तो अगर कराची में ऐसा हो जाए तो न जाने क्या हो जाए। 300 मिलीमीटर की बारिश में अगले दिन जो है, नो डाउट 300 मिलीमीटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, खिलाफ तवक्को थी, और उसको कंट्रोल करना कोई आसान किसी भी शहर का नहीं होता। मैं दुबई की भी मिसाल दूंगा हालिया दिनों की बारिशों का। तो सुनामी के बाद मैं और आप देख रहे हैं कि दुनिया के हालात उन जगहों पर जहां बारिशें नहीं होती थी, जहां गर्मियां नहीं पड़ती थी, मौसम ने करवट ले ली है और अब तमाम मौसम जो है मुख्तलिफ अंदाज में रूनुमा हो रहे हैं। इससे सेटल डाउन होने में, सुनामी को भी चंद साल गुजरे हैं, इससे सेटल डाउन होने में वक्त लगेगा। अभी जो पेशन गोइयाँ हैं कई बार बड़ी मुख्तलिफ और गलत साबित हो जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था मुंबई की बारिशों की, 300 मिलीमीटर की बारिश नाज़रीन कराम। मैं कह रहा था कि कराची में अगर हो जाए तो न जाने क्या हो जाए, अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। तो उस बारिश को वहाँ के लोगों ने, वहाँ के इदारों ने जिस खूबसूरती के साथ टैकल किया है, इसका एक विटनेस तो मैं भी रहा हूँ। घुटनों घुटनों पानी एक ज़माने में, ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 90s की, अर्ली 90s की, जब मुंबई की एक बारिश का सामना हमें भी करना पड़ा। तो घुटनों घुटनों, जिसे मैं कहूँ कि कमर तक का पानी था जिस वक्त बारिश हो रही थी, और बारिश के बाद शायद हम समझे कि ये पानी और बढ़ता रहेगा, लेकिन अगले चंद घंटों में पानी की सतह कम होती चली गई जैसे ही बारिश रुकी है, और इसके चंद घंटों के बाद सड़कें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बारिश से पहले थी, गीली ज़रूर थी लेकिन पानी कहीं खड़ा नहीं था। तो एक सिस्टम के तहत तमाम काम होते हैं। जब जिस वक्त बारिश हो रही होती है उस वक्त यकीनी तौर पर पानी का फ्लो जो है नालों की तरफ इतना तेज़ी से नहीं हो सकता, क्योंकि पानी आ रहा है। लेकिन इसके बाद जब बारिश रुक जाए और पानी रुक जाए, तो पानी अपनी अपनी जगहों पर जहाँ जहाँ उन्हें जगहें दी गई हैं, पानी उन जगहों से होता हुआ नदी नालों की सूरत अख्तियार कर जाता है। तो ये पॉसिबल तो है, मुमकिन तो है। अजीब व गरीब किस्म, यानी कि खिलाफ तवक्को दुबई की बारिशों का हाल आपने देखा। लोगों ने बड़ी इस पे मीम्स बनाए और तरक्की याफ्ता मुल्क है और न जाने क्या कुछ करने जा रहे हैं, और उनकी जो है अंडर पासेस की बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी। नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तैयारी हो सकती थी, लेकिन इतनी तैयारी किसी मुल्क में नहीं होती। दुबई में रिकॉर्ड बारिश हुई है, यूएई में कभी इतनी बारिश नहीं हुई, दुबई को कभी सामना नहीं करना पड़ा इस किस्म की बारिश का जो इस बार उन्हें करना पड़ा। तो क्या हुआ, चंद दिनों की बात रही है, चंद दिनों की। अब आप अगर देखिएगा कि दुबई पे अगर जो लोग यूएई में रहाइश पजीर हैं और ख़ास तौर पर अगर वो दुबई में रहते हैं, तो उन्होंने तैयारी अब से शुरू कर दी है। अगले साल की तैयारियां अब से शुरू हो गई कि अब अगर पानी जमा होगा तो अंडरपास से कैसे निकाला जाएगा और ओवरहेड ब्रिजेस से कैसे पानी को अपनी अपनी जो है जगहों पर भेजा जाएगा। ये तमाम चीज़ें रियासत और उस इलाके और उस पर्टिकुलर शहर के इदारों का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती है हमारे यहाँ इस पर सालों से सिर्फ बहस ही हो रही है। हम लोग सिर्फ गुफ्तार यानी बात ही करते रहते हैं, और कर भी क्या सकता है। एक मुबस्सिर जो है, एक तज्ज़ियाकार जो है, एक सहाफ़ी जो है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट कर सकता है और आपको दिखा सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ शायद इसी अंदाज से हम आगे बढ़ सकते हैं, शायद इसी में से हमने हमारे नताइज अक्स करने होंगे। सेवरेज सिस्टम एक दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए सेवरेज सिस्टम का मुनासिब और इंतहाई पुरएतमाद और मोतबर होना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि आपको और हमें ये यकीन हो कि मेरा ये सड़क पर खड़ा हुआ पानी बाआसानी मेरे घरों तक नहीं आएगा, बाआसानी नदी नालों की तरफ निकल जाएगा। तो सेवरेज डिपार्टमेंट, हमारा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, पानी तो आ नहीं रहा, जिसे हम कहते हैं कि जिस पानी को मैं और आप नलकों पे आने के लिए तरसते हैं, वो टैंकरों की सूरत में आपको और हमें मिलता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये तो हमारे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का कमाल है। लेकिन अगर पानी आए ना, छोड़ दीजिए आपके नलकों में अगर पानी नहीं आ रहा, लेकिन खुदारा जो कुदरत ने पानी दिया है उसे संभालने का कोई ज़रिया, या कम से कम उसे नदी नालों तक पहुंचाने का तो ज़रिया हो सकता है, क्योंकि आपके इदारे का नाम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है। यानी कि सेवरेज के सारे इंतजाम जो हैं वो आपने करने हैं। आप देखिए, एक अच्छा खासा आदमी सुबह अगर अपने ऑफिस के लिए निकले तो उसके कपड़ों की, उसके जूतों की, अगर वो बाइक पर है ख़ास तौर पे, तो बुरी हालत हो सकती है। वो बसों में भी ट्रैवल कर रहा हो तो न जाने किन किन मराहल से उसे गुजरना पड़ता है। तो कराची में ये तमाम सहूलतें पहुंचाना
ہمارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے بڑی باتیں اور بڑی اسکرینز پر ہم تصاویر بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اپنے محدود وسائل میں کوشش بھی کرتی ہے حکومت اور ریاست، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کوشش جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس جگہ پر نہیں ہو پا رہی ہے جہاں پہ ہونی چاہیے، یا مجتمع نہیں ہو پا رہے، ان اداروں کو، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو، ان تمام ڈپارٹمنٹس کو یکجا کر کے ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. یہ شاید میرا خیال ہے جس کے باعث سیوریج ڈپارٹمنٹ اپنا کام نہیں کر پا رہا، رین ایمرجنسی اپنے طور پہ نہیں چل پا رہی. اگر اسی میں سے ہم فائر بریگیڈ کو ایڈ کریں، اسی میں ہم ایمبولینسز کو ایڈ کریں، تو یہ تمام مسائل جو ہے مختلف صورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کراچی جو ہے وہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بامبے کی میں نے مثال دی، دبئی کی میں نے مثال دی، اور دیگر تمام علاقوں کی میں مثال دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس بارشوں میں ہماری آواز کہیں تک پہنچ پائے اور ہم ایک اچھا سسٹم بنا کر کم و بیش اس سسٹم سے اور اس بارشوں سے نکل پائیں. ناظرین کرام، مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی بات جو ہے ہماری ملک کی سیاست پر بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر سیاست پر بات نہیں ہوگی تو شاید معیشت پر بات نہیں ہو پائے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں نے کہا کہ تھوڑی سی سیاست پر بات نہ ہو تو معیشت بات نہیں ہو سکتی، اور معیشت پر بات نہ ہو تو پاکستان پر بات نہیں ہو سکتی. تو تھوڑی سی بات اب شروع کرتے ہیں حالیہ دنوں کی بڑی سیاسی خبروں پر. سیاسی خبروں میں گو کہ یہ عدالتی خبر ہے، نظام عدل سے آئی ہے لیکن سیاسی ہے. تو مجھے آپ کو سب کو بتانا ہوگا کہ صنم جاوید صاحبہ باعزت بری ہو گئی ہیں. باعزت بری نہیں ہوئی بلکہ ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور کیسز کیا ہیں، باعزت بری بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ کیسز جو ہیں وہ آہستہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتے رہیں. لیکن کیونکہ ریاستوں میں اور نظام عدل میں یہ سلسلے سالوں چلتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنی سزاؤں کی معافی کے لیے، بے گناہ لوگ اپنی سزاؤں کی معافی کے لیے عمر گزار دیتے ہیں، شاید انتقال کر جاتے ہیں اسی سزا کو پاتے انہی جیلوں کے اندر جس میں انہیں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے نظام عدل کی، جس کا حساب بروز حشر دینا ہوگا. ان تمام ججز، وہ تمام وکلاء، وہ تمام لوگ، یعنی کہ وہ تمام میں اور آپ بھی اگر کہیں منصف کے طور پر موجود ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ منصف کا اتنا بڑا مرتبہ قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں بھی اپنے اس منصف کے مرتبے سے روگردانی کی یا اس میں کچھ ملاوٹ کی تو ہمیں انتہائی سخت ترین عذاب کی نوید دے دی گئی ہے اس دنیا میں ہی. تو یاد رکھیے گا وہ تمام ججز، وکلاء اور وہ تمام منصفین جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں. تو بات ہو رہی تھی جی صنم جاوید کی، اور صنم جاوید صاحبہ کو ریلیز کر دیا گیا ہے. اور یہ ریلیز سسٹم کیسے اپنے انجام کو پہنچا، یہ آپ کے اور ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. مین اسٹریم میڈیا پر میں اور آپ دیکھتے رہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا میں. اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر ایک دن اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر انہیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو ریلیز ملا. اور انہیں یہ کہا گیا، یہ ایک بڑا اہم ترین نقطہ تھا جس کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ جج صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے صنم جاوید کو یہ کہا کہ اب آپ نے سوچ سمجھ کر بولنا ہے، سوچ سمجھ کے بولنا ہے. تو یہ بڑی اہم ترین بات تھی کہ سوچ سمجھ کے کیا بولنا ہے. تو یہ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صنم جاوید بڑا بولڈ اور بڑا بلنٹ اپنا نقطہ نظر رکھتی تھی مختلف حوالوں سے. اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے، اور میں کلیئرلی نام لے کے بتاؤں، مریم نواز صاحبہ کے لیے ان کے جو جذبات تھے وہ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں. شاید اسی وجہ سے کورٹ نے کہا کہ آپ اپنے الفاظ پر جو ہے وہ روک لگائیں، اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، جس کا انہوں نے اپنا اظہار بھی کیا. لیکن پھر ایک کلیش 2 دنوں کے بعد، 3 دنوں کے بعد میں نے آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بنا نام لیے صنم جاوید پر جو ہے وہ کچھ باتیں کیں، جس کا پھر صنم جاوید نے باقاعدہ نام لے کے جو ہے وہ ان کا نام لے کے اس کا جواب دیا. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن بہرحال ایک بڑا اہم ترین موضوع تھا. اور
नाज़रीन कराम, मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर तहरीक इंसाफ की मैं बात करूं तो कई बड़े बड़े जय्यद लोग जो हैं इसका हिस्सा हैं, उन्होंने स्ट्रगल भी की है, लेकिन सनम जावेद को एक ख़ास मर्तबा और जो लाइमलाइट में जो ओहदा है वो हासिल हुआ। वो कैसे हुआ? तो वो उनकी उन कुर्बानियों से जोड़ा जा रहा है जो उन्होंने गुज़िश्ता 12-14 माह के अंदर पाई हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे यहाँ ख़ातून का इस अंदाज़ से किसी भी मामले पर डट जाना, और भी ख़वातीन डटी हुई हैं, लेकिन इनका ये डट जाना और फिर इस तरह से बाहर आकर अपने आप को दोबारा से इस सोसाइटी का हिस्सा बनाना, शायद जिसके हक़ के, जिसके सिले में मैं कहूँगा कि पीटीआई ने इनको कौमी असम्बली का टिकट भी दिया है, जो मखसूस नशिस्तों का केस हमारा चल रहा है। लेट्स सी ये अब कौमी असम्बली में हमें नज़र आएंगी। और खुली ऑफ़र दी गई थी पीटीआई की जानिब से कि आप कौमी असम्बली में जाना चाहती हैं या सूबाई असम्बली का हिस्सा बनना चाहती हैं। तो गालिबन उन्होंने कौमी असम्बली का फ़ैसला किया होगा या पीटीआई का मुश्तरका फ़ैसला होगा कि इन्हें कौमी असम्बली में जाए। तो ये एक अच्छा फ़ैसला कोर्ट का भी और पीटीआई का भी। तो ये तो एक फ़ैसला था जी। दूसरी बात मैं कर दूं कि आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस, और बड़ी आगाज़ में नुक्ताचीनी भी की गई कि एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बनाया जा रहा है, 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके। तो न जाने क्या अज़ाइम हैं इस पर उन लोगों के, लेकिन क्या ही अज़ाइम हो मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन आलिया नीलम साहिबा ने अपने पहले ही फ़ैसले में, मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि जज के फ़ैसले बताते हैं कि वो किस तरफ खड़े हैं, वो क्या चाहते हैं, इनका माइंड सेट क्या है। तो आलिया नीलम साहिबा ने अपने पहले ही फ़ैसले में, बड़े फ़ैसले में दोबारा से ये साबित किया कि लाहौर हाई कोर्ट अब भी उसी अंदाज़ में काम करेगा जिस अंदाज़ में जस्टिस शहजाद मलिक, जो अब सुपरसीड कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। तो आलिया नीलम साहिबा ने उसी लेगेसी को कायम रखा है। कहा यह जा रहा है कि जो कि वहाँ के जजेस की, और उसका सबसे बड़ा नुक्ता ये रहा, सबसे बड़ी वजह ये रही, उन्होंने अपने पहला फ़ैसला, ये फ़ैसला नहीं था एक्चुअली, एक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भेजा था जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की तरफ, यानी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ, कि आप उनसे मिलकर जो ट्रिब्यूनल्स में जजेस के मसाइल हैं, जो 8 जजेस शहजाद मलिक साहब ने ट्रिब्यूनल्स को दिए थे, और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि नहीं, हमें ये काबिल कबूल नहीं है, उनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था। आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है, जो मैंने अब तक रियलाइज़ किया, एनालाइज़ किया उन तमाम लोगों के मारूज़ात सुनते हुए, सीनियर कानूनदानों के नोट सुनते हुए, देखते हुए, कि जी हाँ, बिल्कुल आइन यही कहता है कि इसकी जो नोटिफिकेशन जो है वो तो यकीनी तौर पर जारी करेगा इलेक्शन कमीशन, ये उसका हक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाबंद है उन्हीं लोगों पर, और ये प्रैक्टिस भी है सिंध में। अगर देखा जाए तो जितने भी ट्रिब्यूनल्स बने हैं, जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध हाई कोर्ट ने जो नाम भेजे वहाँ पर उसकी इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है वो इंडोर्स किया, उन जजेस को ट्रिब्यूनल्स में शामिल कर दिया। पंजाब में क्या ऐसा मसला है? केपीके में भी ऐसा ही हुआ। केपीके में भी वहाँ की हाई कोर्ट ने नाम भेजे और इलेक्शन कमीशन ने उसको ओबे किया और उन्हीं जजेस को लगा दिया। पंजाब में ऐसा क्या मसला है कि पंजाब में हाई कोर्ट ने नाम भेजे लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है उन लोगों को, उन जजेस को, उन मोतबर जजेस को, 8 जजेस को ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा बनाने में? क्योंकि पंजाब में कहा जा रहा है कि इस बार की जितनी भी जो है वो इलेक्शन मैनिपुलेशन हुई है उसका एक बड़ा चंक जो है वो पंजाब में है। तो वहाँ को शायद मैनेज करना हो, मुझे नहीं पता ये इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है। और इलेक्शन कमीशन पर मैं और आप क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उंगलियां उठा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, ये मैं मखसूस नशिस्तों वाले केस की और बल्ला छीनने वाले केसेस की, जो कि बड़े मशहूर केसेस हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और जबकि उसका रिप्लाई भी दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, अब उसका रिप्लाई दे दिया और सारा बोझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया है कि हमने कोई इंटरप्रिटेशन गलत नहीं की है, हमने वही किया है जो फैसला किया गया कि बल्ला नहीं कि इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मौजू नहीं था। हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं था। और जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं होता किसी भी सियासी जमात का, तो वो सियासी जमात नहीं रहती, वो सियासी जमात नहीं रहती, तो उसका सियासी या इंतखाबी निशान
نہیں بنتا، یہ ان کا کہنا ہے. ابھی شاید اس پر بھی ایک مزید ڈیبیٹ ہونا باقی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اس کی ریویو پٹیشن بھی داخل ہو جائے مخصوص نشستوں والی. یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے اسی ٹریبونلز کو جو شہزاد ملک صاحب نے قائم کیا تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو دوبارہ سے اسی جگہ پر فنکشنل کرنے کے لیے اپنی رائے دے دی ہے. اب یہ مسئلہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن الیکشن کمیشن اب پابند ہو گیا ہے کہ وہ انہی ججز کے ساتھ اب آگے کام کرے گا، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، اس کو کام کرنے کا کہے گا، کیونکہ انہیں اب کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. یہ بڑی ایک عجیب سی کھچڑی سی پک گئی تھی لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان. سپریم کورٹ نے درمیان میں آ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. لیٹس سی کہ اب آگے آنے والے دنوں میں یہ ٹریبونلز کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو عالیہ نیلم صاحبہ کا میں نے آپ کو بتایا. ایڈ ہاک ججز ایک اہم اور بڑی خبر دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے لیے. 17 ججز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے آئین کے تحت ہونے چاہیے 17 ججز سپریم کورٹ میں، اور وہ 17 کے 17 اس وقت موجود ہیں. تو کیا ضرورت ہے 1 سال کے لیے ریٹائرڈ ججز کو لانے کا سپریم کورٹ میں؟ یہ ہے وہ مدعا. ناظرین کرام، عدالتی سسٹم میں نے کہا نا اپنے انداز میں چلتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسے 4 ججز کو، مزید ایڈ ہاک ججز کو؟ کیا ایسی ضرورت پڑی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ 4 ججز ریٹائرڈ ججز کو لایا جائے، اور میں کسی بھی موجود جج پر اس قابل نہیں ہوں پر ان پر انگلی اٹھا سکوں، لیکن ان کے ماضی کے فیصلے، ان کے ماضی کی جو پاتھ ہے، ان کے ماضی کے جو سلسلے ہیں، ان کے فیصلے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان ججز کے لیے کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے. عمومی رائے کی میں بات کر رہا ہوں، میڈیا نے بھی اس میں بڑی انگلیاں اٹھائی ہیں. بہرحال میں ان ججز پر، ان معزز اور معتبر ججز پر بنا کسی انگلی اٹھائے صرف اتنی بات کروں گا کہ 17 ججز کی موجود ہوتے ہوئے، 17 ججز کی موجودگی میں مزید 4 ججز کو لانا کہاں کی عقل مندی ہے. لیٹس سی اب ان 17 ججز کو کس انداز سے، 17 ججز کے بعد ان 4 ججز کو کس طرح سے جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بنایا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں سے 2 ججز نے تو کلی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھا ہے اس ایڈ ہاک سسٹم سے، اور تیسرے ایک جج بھی ہیں انہوں نے بھی معذرت کی، لیکن باوجود ان کی معذرت کے ان کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل یا جوڈیشل کمیٹی جو ہوتی ہے 9 افراد پر مشتمل ہوتی ہے، وہاں 1-8 سے جو ہے وہ یہ کامیاب ہوئی ہے، اور اب یہ 2 ججز حصہ بن سکتے ہیں ایڈ ہاک ججز کا. وکلاء نے اپنی کوشش کی ہے کہ اس پہ احتجاج کریں گے. کیا ہوتا ہے ان ایڈ ہاک ججز کا، اور کہاں تک یہ کہانی پہنچتی ہے، اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مزید 2 ججز بھی لاتے ہیں، یا ان دو ججز پہ اکتفا کر کے ایڈ ہاک سسٹم کو آگے چلایا جاتا ہے. اور یہ ایڈ ہاک سسٹم آگے کس طرح سے پریویل کرتا ہے، کیا فیصلے آتے ہیں، ان کو کیا ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ 2-3 اہم ترین موضوعات پر آپ سب سے گفتگو ہو، اور دنیا کے حالات کو آپ کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے آج کے اس پروگرام میں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئے خبروں کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے الطاف بیانی کو. اللہ نے کے بعد.